अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशनशिप पहले रोज़ से पाकिस्तान बनने के बाद से दो अब्यूसिव पार्टनर्स की तरह रहा है। उसकी वजह ये है कि बेशक दोनों में इक्वालिटी तो कोई भी नहीं है। अमेरिका इज़ अ मैसिव कंट्री, अ पावर हाउस ऑफ इकोनॉमी एंड मिलिट्री माइट। लेकिन दोनों कंट्रीज़ ने तब कोऑपरेट किया जब दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट रहा, बड़े करीब आए, मोहब्बत का इजहार किया, पैक्ट साइन किए। लेकिन जैसे ही किसी एक एंटिटी का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हुआ तो डबल गेम भी खेलना शुरू की दोनों ने। और साथ साथ ये कि दोनों ने फिर एक दूसरे को अब्यूज़ करना भी शुरू कर दिया एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर कंट्री। इसी तरह पाकिस्तान पहले रोज़ से एक वेस्टर्न एलाइड स्टेट बनकर उभरी और बगदाद पैक्ट साइन किया, सीटो साइन किया, एंटी रशिया अलायंसेस को साइन किया, काफ़ी एड असिस्टेंस भी बाहर से आई, उसको अपनी डेवलपमेंट पे इस्तेमाल भी किया। लेकिन 60s के बाद जब 65 वॉर हुई तो सैंक्शंस लगना शुरू हो गई। इसी तरह 71 के बाद भी सैंक्शन लगना शुरू हो गई। इसी तरह जब अफ़गान वॉर शुरू होती है, कोल्ड वॉर में पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है, तो यूएस दोबारा से पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार शुरू कर देता है। ज़िया साहब को अपनी डार्लिंग कहना शुरू कर देता है। चार्ली विल्सन्स वॉर आप देख भी सकते हैं और उस पर एक किताब भी है, वो पढ़ भी सकते हैं। जैसे ही अफ़गान वॉर ख़त्म होती है तो प्रेस्लर अमेंडमेंट लग जाती है पाकिस्तान के ऊपर, ताकि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर या जौहरी हथियार डेवलप ना कर पाए। पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी का ब्रिलियंट इस्तेमाल करता है। व्हेन अमेरिका वाज बिजी विद बीटिंग रशिया, सो पाकिस्तान डेवलप्स सम सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, जो कि अमेरिका रोक इसलिए नहीं पाता कि उस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन उसके बाद सैंक्शंस लगती हैं। फिर दोबारा से जब वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है आफ्टर द इन्वेजन ऑफ अफ़गानिस्तान एंड इराक बाय जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका इन अर्ली 2000s, तो दोबारा से पाकिस्तान डार्लिंग बन जाता है। और अब की खबर जनाब आपके लिए ये है कि अब पाकिस्तान को यूएस प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है, और इस मरतबा वजह उसकी ये बनी है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। तो 18 दिसंबर को एक प्रेस रिलीज आती है अमेरिका से जो कि शॉकिंग होती है। उसकी वजह यह है कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन फाइनर दरअसल ये कहते हैं, अमेरिका की तरफ से ये बयान देते हैं कि पाकिस्तान के जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो एक खित्ते को लेकर, यानी कि साउथ एशिया को लेकर तो ख़तरनाक हैं ही, बट इट्स ऑल्सो अ थ्रेट टू अमेरिका इटसेल्फ। यानी कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो सिर्फ साउथ एशिया के लिए ख़तरा नहीं है, वो अमेरिका के लिए भी ख़तरा है, और पाकिस्तान अपने मिसाइल प्रोग्राम से अमेरिका पर भी हमला कर सकता है। इसके साथ साथ कोट एंड कोट ये कहा जाता है कि पाकिस्तान हैज़ परसूड इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड मिसाइल टेक्नोलॉजी फ्रॉम लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स टू इक्विपमेंट दैट वुड एनेबल द टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंटली लार्जर रॉकेट मोटर्स। अमेरिका ये कहता है कि रॉकेट मोटर्स एक बड़े साइज़ की एक्वायर की जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, और इसकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत ही एडवांस्ड किस्म की मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, जिसमें लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी है, और इसीलिए ये सैंक्शंस अब पाकिस्तान पर लगाई जाएंगी। ये भी कहा गया कोट एंड कोट के नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स विद पोटेंशियल टू सेंड मिसाइल्स टू यूएस इज़ वेरी स्मॉल एंड दे आर एडवर्सेरियल, नेमिंग रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। तो अमेरिका ने यह कहा कि वो ऐसी रियासतें जिनका न्यूक्लियर मिसाइल फैसिलिटी का अमेरिका तक पहुंचना पॉसिबल है, उनका नंबर बहुत छोटा है, और मोस्टली वो रियासतें दुश्मन यानी कि हॉस्टाइल स्टेट्स हैं। और इसकी लिस्ट क्या है? इसमें नॉर्थ कोरिया है, रशिया है और चीन है, और पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल होना चाह रहा है। ठीक है। इसके साथ साथ जो चीज़ें सैंक्शन की गई वो 4 एंटिटीज़ थी, यानी कि जिन पर पाबंदियां लगीं वो 4 एंटिटीज़ थी, 4 कंपनीज़ थी। पहली जो कंपनी है वो स्टेट ओन्ड कंपनी है, यानी कि रियासत पाकिस्तान की अम्ब्रेला के अंडर जो ऑपरेट करती है, इस्लामाबाद में जो मौजूद है, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स। इसको बैन किया गया यूएस की तरफ से। सेकंड जो कंपनी, जो एंटिटी है वो है अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। थर्ड जो कंपनी है उसका नाम है एफिलिएट्स इंटरनेशनल, और जो चौथी कंपनी है उसका नाम है रॉकसाइड एंटरप्राइज। ये बाकी 3 कंपनीज़ जो हैं ये सब कराची में बेस्ड हैं, और ये तीनों कंपनीज़ दरअसल इक्विपमेंट प्रोवाइड करती हैं पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए, जो कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करता है, डिफेंस मैकेनिज़्म को। तो इसी वजह से इन कंपनीज़ को टारगेट किया गया, और दरअसल ये कहा गया कि इन कंपनीज़ के अमेरिका में जो भी एसेट्स हैं, जो भी असासे हैं, उनको फ्रीज़ कर दिया जाएगा। ये भी कहा गया कि किसी भी अमेरिकन कंपनी को, किसी भी अमेरिकन एंटिटी को इनसे कारोबार करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो ये जो प्रोग्राम था, ये कहा गया कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो दरअसल यूएस पर फोकस कर सकता है, इसीलिए ये एक्ट किया गया। ये फाइनर की तरफ से, जो मैंने पहले बताया, जॉन फाइनर की स्टेटमेंट है। अब ये जो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर एग्जर्ट होना शुरू हुआ है, ये रीसेंट पास्ट की अगर बात की जाए, इसकी तारीख तो मैंने पहले आपको बताई, लेकिन 2015 से इसका आगाज़ हो गया था। उसकी वजह यह है कि जब शाहीन 3 और शाहीन 2 की बात होना शुरू हुई, यानी कि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की, तो तब से अमेरिका ने
इस पर कंसर्न का आगाज़ करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये पहली मर्तबा है हिस्ट्री में जब किसी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ को अमेरिका की तरफ से सैंक्शन कर दिया गया है। 2023 में भी अमेरिका ने 3 कंपनीज़ को सैंक्शन किया था जो कि चाइनीज़ थीं, और उन पर इल्ज़ाम भी यही था कि ये पाकिस्तान को इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रही हैं उनका मिसाइल प्रोग्राम को एडवांस बनाने के लिए, जिसमें जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी, इसके अलावा बीजिंग लो टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी, और शैंगज़ो यूटेक कंपोजिट कंपनी थी। अब इन तीनों पर यही दरअसल एक्यूजेशन थी कि ये पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को एड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी नीड टू सैंक्शन देम। साथ साथ ये कि इस साल 2024 में अप्रैल में भी ऐसा हुआ जब अमेरिका ने बेलारूस की ये कंपनी जिसका नाम मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट था उसको सैंक्शन किया और 3 चाइनीज़ फर्म्स को सैंक्शन किया। इसी तरह सितंबर में भी एक और वेव आई सैंक्शनिंग की अमेरिका की तरफ से। 4 कंपनीज़ चाइना की सैंक्शन की गई और पाकिस्तान की एक फ़र्म इनोवेटिव इक्विपमेंट के नाम से जो फ़र्म थी उसको सैंक्शन किया गया। तो ये जो करंट वेव है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, ये उनके जाने से ऐन पहले हो रही है, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी ये प्रेशर फेस करना पड़ेगा कि वो इन सैंक्शंस को रिवर्स ना करे बल्कि मज़ीद इंटेंसिफाई करे, मज़ीद बढ़ाए आगे। तो ये जो स्टेटमेंट था कि दरअसल अमेरिका के ऊपर अटैक हो सकता है, वो कुछ इक्विपमेंट को फोकस करने के बाद किया गया कि पाकिस्तान ऐसी टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहा है जो कि खासी पावरफुल है। यूएस ने ये कहा कि जो एक्विजिशन ऑफ इक्विपमेंट है, यानी कि इक्विपमेंट का ख़रीदा जाना है, दरअसल ये बड़ी रॉकेट मोटर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, जिसका फंक्शन सिर्फ यही होता है कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है या फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल है उसको डेवलप किया जाए। तो शाहीन 3 में ये कहा गया, ये शुबा ज़ाहिर किया गया यूएस की तरफ से भी कि 1.4 मीटर से लेके 1.7 मीटर तक की मोटर यूज़ की जा रही है। साथ साथ यूएस ये भी बिलीव करता है कि इसका एक ही फंक्शन हो सकता है, और वो ये है कि लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी अटेन करना। लेकिन वो बात अपनी जगह कि इस तरह का जो इक्विपमेंट है वो दरअसल स्पेस प्रोग्राम के लिए भी बहुत से कंट्रीज़ यूज़ करते हैं और अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को बेहतर करने के लिए भी करते हैं। बट यूएस वाज डेड श्योर कि ये इसीलिए बनाया जा रहा है कि लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी एक्वायर की जाए। इस्लामाबाद ने इस क्लेम को रिजेक्ट किया कि हम लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं, और इससे पहले ये भी बताया गया कि इस सारा पब्लिक में आके यूएस की तरफ से जो बयानबाजी है, इससे पहले एक बायलैटरल डिस्कशन भी हुई थी, बहुत से डिप्लोमेटिक सोर्सेज ये कंफर्म करते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने डिनाउंस किया इस बात को कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यूएस केम आउट विद द एक्यूजेशन। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये कहा कि कोट एंड कोट सैंक्शंस आर बाइस्ड, यानी कि यकतरफा पाबंदियां हैं ये, और ये कहा कि सच डबल स्टैंडर्ड्स एंड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन regimes, ऑल्सो इन डेंजर रीजनल एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ये आया कि आप जौहरी हथियारों को फैलाने से रोकने की जो एफर्ट कर रहे हैं, दरअसल ये इसमें दोहरा मयार है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान पर टारगेटेड है, और साथ साथ ये दुनिया के और ख़ित्ते के अमन को भी नुकसान पहुंचाने की एक एफर्ट है अमेरिका की तरफ से। सो ये हीट सारी क्रिएट की गई या क्रिएट हो गई, इस पर डिप्लोमेटिक ओपिनियंस भी काफ़ी आई। ज़मीर अकरम साहब ये कहते हैं कि देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज़, वी डोंट पोज अ थ्रेट टू द यूएस, और न्यूक्लियर प्रोग्राम इज सोलली एम्ड एट डिटरिंग इंडिया। मलिहा लोधी साहिबा भी ये कहती हैं कि पाकिस्तान का जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया फोकस्ड है। तो बहुत से लोगों ने इस चीज़ को डिनाउंस किया कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका को टारगेट करने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करे, विच इज़ लॉफेबल, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ का कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता इकोनॉमिकली, मिलिटरली, और दोनों कंट्रीज़ की हिस्ट्री भी ये बताती है कि इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट तो था ही कभी नहीं दोनों ममालिक के दरमियान। इनफैक्ट पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसने अमेरिका की जंग लड़ने के लिए रूस से फटा ले लिया, अपनी बेसिस प्रोवाइड कर दी रशिया को। ठीक है, U2 इंसिडेंट की डिटेल आप पढ़ लीजिए। पेशावर के बड़ा बीर एयरपोर्ट से वो उड़ता है, रिकॉनेसेंस मिशन पे जाता है रशिया में, तस्वीरें लेता है, पकड़ा जाता है। ग्रेग गैरी पावर्स नामी जो पायलट था उसका, वो वहाँ पर पैराशूट से लैंडिंग करता है, रशिया उसको पकड़ लेता है। इस पर मूवी भी बन चुकी है, आप वो भी देख सकते हैं। तो पाकिस्तान ने तो डायरेक्टली दुनिया की एक बड़ी उस वक्त की ताकत सोवियत रशिया को हॉस्टाइल होने का एक ऐलान कर दिया, पंगा ले लिया उनसे यूएस के लिए, और साथ साथ ये कि अपनी बेसिस प्रोवाइड कर दी, अपने शहरियों को मरवा दिया, यहाँ पर ड्रोन अटैक्स करवा लिए, नेटो फंडिंग के लिए और नेटो को एड करने के लिए अपने ही शहरियों की दुश्मनी मोल ले ली। शमसी एयर बेस को अमेरिका के हवाले कर दिया, जिसमें बहुत से एक्स आर्मी ऑफिसर्स ने इंटरव्यू दिए हैं कि हमें तक मालूम नहीं था कि मुशर्रफ साहब ने यह फैसला कर लिया। ठीक है, ये सारा कुछ किया। इसके अलावा अफ़गान जंग में पाकिस्तान कूद गया। वो बेशक ज़िया साहब का अपना इंटरेस्ट था, वो अपनी जगह, लेकिन उसका फॉल आउट क्या हुआ कि आज तक पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन है। उस वक्त ओपीएम और ड्रग ट्रेड हुई, इतनी वेपनाइजेशन हुई, इतना हथियार इस तरफ आया, और अपने पाकिस्तान ने तमाम राइट विंग पार्टीज़ को अपना दुश्मन बना लिया, अपने शहरियों की दुश्मनी मोल ली, अपने शहरियों से गम गुस्सा उनका बर्दाश्त किया एहतजाज कंट्रोल करने के लिए, जो एंटी अमेरिका प्रोटेस्ट थे पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारा कुछ करने के बाद आज अमेरिका ये कह रहा है कि पाकिस्तान तो हम पे हमला कर देगा, इसीलिए इनको मिसाइल डेवलप नहीं करने देने।
तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये पॉलिसी किस कदर अलार्मिंग है, या ये बयान किस कदर लॉफेबल कहना चाहिए नॉन सीरियस है। इसके साथ साथ तमाम एक्सपर्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी मिलिट्री एसिमेट्री है अमेरिका के साथ कि ऐसा सोचना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जिस लिस्ट में पाकिस्तान को ऐड करने की अमेरिका ने जो हिंट की है, जिसमें रूस है, नॉर्थ कोरिया है, इसके अलावा चाइना है, पाकिस्तान तो उस तरह के कंट्रीज़ के ग्रुप में बिलोंग ही नहीं करता पहले रोज़ से। उसकी वजह यह है कि हमने तो हमेशा वेस्टर्न एलाइड नेशन होने का किरदार अदा किया, जिस पे तनकीद होती है हमेशा से। यानी कि आपने 70 साल की एक फ़ॉरेन पॉलिसी जो परसू की, उसके बाद भी जिसके लिए वो सारा कुछ हुआ और जिस तरफ आपने अलाइन किया, वो अब आपको बता रहे हैं कि ये आपका प्रोग्राम तो बड़ा ख़तरनाक है। और ये उस वक्त आपको बता रहे हैं जब इसराइल के अंदर, जिस तरह से इसराइल पैलेस्तीन के अंदर जो कुछ कर रहा है, जिस तरह से एक्सटर्मिनेशन, मैस एक्सटर्मिनेशन हो रही है वहाँ पे, बच्चों की, ख़वातीन की, मर्दों की, जिस तरह एक यक तरफ़ा किस्म का जेनोसाइड वहाँ पर कमिट किया जा रहा है। तो कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल हासिल ना कर ले। अब इस पे एक बड़ा स्ट्रेंज किस्म का एम्बिवलेंस है लोगों के अंदर कि ऐसा हुआ क्यों? तो उसकी मल्टीपल थेरीज़ हैं। ना पाकिस्तान ने ये कन्फर्म किया कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, ना अमेरिका ने ये कन्फर्म किया कि इसके पीछे दरअसल किस कंट्री की पर्सुएशन हो सकती है। लेकिन उस पे 2-3 किस्म की ओपिनियंस मेन स्ट्रीम मीडिया में या स्कॉलर्स में या एक्सपर्ट्स में एग्जिस्ट करती हैं। पहली ये है कि पाकिस्तान रिसेंटली चाइना के बहुत करीब चला गया। पाकिस्तान ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए गवादर पोर्ट को चाइना को देने पर अग्रीमेंट शो किया, सीपैक बनाने पर अग्रीमेंट शो किया, चाइना से फाइनेंशियल एड लेना शुरू की, चाइना की गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप को इन्हांस करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया, जिसमें एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी थी, डीप सी पोर्ट गवादर का उसकी डेवलपमेंट थी। तो इसीलिए चूंकि चीन के बहुत करीब होता जा रहा है पाकिस्तान, तो इसीलिए अमेरिका ने ग्रेजुअली पुल आउट करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान को एक एलाइड कंट्री देखने से। वो और बात है कि मैथ्यू मिलर ने रिसेंटली भी कहा है कि पाकिस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप अमेरिका के साथ चलती रहेगी, लेकिन फिर भी अगर हमारे एलाइड कंट्रीज़ भी हमें एंडेंजर करने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें सैंक्शन कर देंगे। तो पहली थेरी तो ये है कि पाकिस्तान का टिल्ट टूवर्ड्स चाइना इज कॉजिंग यूएस टू बिकम रिपेलेंट ऑफ पाकिस्तान। नंबर वन, फर्स्ट थेरी ये है। सेकंड थेरी ये है कि इट कुड बी इसराइल। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स एक्वायर कर लेता है तो इसराइल को ख़तरा हो सकता है और पाकिस्तान डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है इसराइली टेरिटरी को। अब इस थेरी के बारे में भी बिल्कुल एक रैशनल क्लेम है। उसकी वजह यह है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि फ़लस्तीन इशू के ऊपर पाकिस्तान का स्टांस हार्ड नहीं है। मज़म्मतें करने से या तनकीद करने से बढ़ के पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। ना पाकिस्तान ने डायरेक्टली कभी ईरान की तरह कॉल आउट किया है इसराइल को कि हम तुम पे अटैक कर देंगे, तुम्हारी टेरिटरी को अनेक्स कर लेंगे, या तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे, या दुनिया के मैप से मिटा देंगे। तो पाकिस्तान ने तो इस लेवल का एंटागनिज्म कभी शो नहीं किया, हॉस्टिलिटी शो नहीं की। और साथ साथ ये कि जब भी इसराइल को किसी भी मुल्क से इस तरह का थ्रेट फेस करना पड़ता है तो डायरेक्टली नेतन्याहू खुद बयान देता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो जाके अमेरिका से बात करें कि प्लीज़ आप हमारे कहने के ऊपर इनको सैंक्शन कर दें। तो इसीलिए ये थेरी भी समझ नहीं आती। जहाँ तक चीन वाली थेरी है, वो भी इसीलिए समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की तो पहले ही टेंशन्स चलती रही हैं रिसेंटली। बेशक वो अमेरिका हो, चाइना हो, क्योंकि पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू पोल्स, द ग्लोबल पोल्स। और जो पाकिस्तान के अंदर चीनी इंजीनियर्स हों, चाइनीज सिटीजन्स हों, उनकी सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है। वहाँ की हुकूमत से बातचीत चलती रहती है। वहाँ पर जो डेट के अंडर है पाकिस्तान, वो रोल ओवर करने के लिए बात करते रहते हैं। तो इसीलिए रिसेंटली सीपैक के ऊपर डेवलपमेंट तो काफ़ी स्लो हो गई। खान साहब के आने के बाद से तो उस पर काम तकरीबन बंद हो गया, क्योंकि वो स्केप्टिक थे सीपैक के और इस प्रोजेक्ट के और चाइना टिल्ट के। और इसके साथ साथ 2018 के इलेक्शन को ही यूएस वर्सेस चाइना इलेक्शन कहा जा रहा था कि अगर पीटीआई जीतती है तो यूएस डोमिनेट कर जाएगा और अगर पीएमएलएन जीतती है तो चीन डोमिनेट कर जाएगा। उसमें कितनी सदाकत है वो तो बाद में साबित हो गया, ठीक है। लेकिन वहाँ भी सीपैक के ऊपर भी कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं थी। तो कौन सी चाइना की कुर्बत जिस पे अमेरिका को गुस्सा आ गया है, ये भी समझ नहीं आती। थर्ड थेरी इज़ द थेरी ऑफ इंडिया। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान को अमेरिका इस खिते के अंदर चाइना का एक पोटेंशियल बैलेंसिंग फोर्स के तौर पे और चाइना का एक पोटेंशियल एंटीडोट के तौर पे देखता है। वो और बात है कि हिंदुस्तान ने कभी खुलकर ये नहीं कहा कि हम अमेरिका के साथ हैं, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से काफ़ी प्रैग्मेटिक और इंटेलिजेंट रही है इस अप्रोच को लेके। इवन स्टिल दे आर ट्राइंग टू डी कोड अ वेरी कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ बैलेंसिंग रशिया एंड अमेरिका एट द सेम टाइम, कि एक तरफ रूस को भी साथ चला रहे हैं, अमेरिका से पार्टनरशिप भी इन्हांस कर रहे हैं, रेड कारपेट भी बिछाए जा रहे हैं। साथ साथ जो फैक्ट्स बताते हैं, स्टैट्स बताते हैं, वो ये कहते हैं कि इंडिया ने पिछले चंद सालों में $20 बिलियन का इक्विपमेंट लिया यूएस से, $20 अरब। तो एक तरफ डिफेंस प्रोग्राम इंडिया का इन्हांस करने के लिए अमेरिका हेल बेंट है। हालांकि पहले तारीख में ऐसे कभी भी नहीं रहा। 65 की वॉर में अमेरिका ने पाकिस्तान के हक में अरेबियन सी पे फ्लीट लगा दिया था। इसी तरह 71 की वॉर में रिसेंटली हमने वीडियो में बताया कि पाकिस्तान से
एक अलीजेंस शो करने के लिए, एक सिंबॉलिक अलीजेंस शो करने के लिए दोबारा अमेरिका का फ्लीट यहाँ पर मौजूद था। तो पहले तो खुलेआम अमेरिका हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ काम करता था। उसकी वजह ये था कि वो प्रो रशिया थे, इसलिए वो रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट बाय कर रहे थे, हेलीकॉप्टर्स ले रहे थे, ऑयल ले रहे थे, जो अब तक वो ले रहे हैं। ईरान से ऑयल ले रहे हैं, और इन दोनों कंट्रीज से जो भी मुल्क ऑयल लेता है, यूएस उसे सैंक्शन कर देता है। लेकिन इंडिया को नहीं कर रहा, बिकॉज दे सी इंडिया एज अ पोटेंशियल पार्टनर, एज अ पोटेंशियल बैलेंसिंग फोर्स अगेंस्ट चाइना इन द रीजन। तो इसीलिए अब चीज़ क्या है? चीज़ ये है कि जो मिक्स मैंने आपको अल्टीमेटली समझाना है वो ये है कि शाहीन 3 जब बनाया जाता है तो उसकी जो रेंज थी वो 2750 किलोमीटर्स कहा जाता है उसको, यानी कि मिडल ईस्ट में यूएस की बेसिस तक ये पहुंच सकता है। इसके साथ साथ जो अबाबील मिसाइल है जिसकी रेंज को 2200 किलोमीटर कहा जाता है, वो दरअसल MIRV टेक्नोलॉजी वाला पाकिस्तान का पहला मिसाइल प्रोग्राम था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग एज वेल, यू कैन रेटिफाई। तो ये ओमान के कोस्ट तक पहुंच सकता है। तो जब ये डेवलपमेंट शुरू होती है मिसाइल प्रोग्राम की, तो ये स्ट्रिक्टली पाकिस्तान ये समझता है कि हिंदुस्तान का जो एक एक्सेसिवली सोफिस्टिकेटेड मिसाइल प्रोग्राम है, ये उसको काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान ये क्लेम करता है, जो डिक्लेयर करता है कि हमारे पास एक फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस का दरअसल एक प्लान जो है वो उसको हम परसू कर रहे हैं, और इसीलिए वो ट्रेनिंग लॉन्च भी करते हैं शाहीन 3 की, शाहीन 2 के बाद उसको मज़ीद एक्सपैंड करते हैं। तो ये वजह थी कि इंडिया भी ये फील करता है कि दरअसल एक स्टेलमेट की पोजीशन में आने के लिए पाकिस्तान ये सारा कुछ कर रहा है। तो उसके बाद ये बयान जो आता है, अब उस पर डॉन ने रिसेंटली एक एडिटोरियल भी पब्लिश किया है जो ये क्लेम कर रहा है कि इंडिया कुड बी द रीज़न फॉर दिस, एंड आई एग्री विद दैट। आई ओपनली एग्री विद दैट। उसकी वजह ये है कि इसके अलावा कोई रीज़न साउंड दिखाई नहीं देती कि बैठे बिठाए एकदम सोकर उठे मैथ्यू मिलर और वो ये कहे कि दरअसल हमारे ऊपर पाकिस्तान हमला कर देगा। वो और बात है कि इनकी रियासत को पहले रोज़ से एड करने वाली स्टेट ही अमेरिका है, लेकिन अब ये हमारे पे अटैक कर देंगे, इसलिए डेवलपमेंट बंद कर दें मिसाइल प्रोग्राम की, ये तो हो नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये है कि शाहीन 3 की डेवलपमेंट दरअसल पाकिस्तान इंडिया के अग्नि 5 के अगेंस्ट कर रहा था, क्योंकि अग्नि 5 की जो रेंज है उसको 5000 किलोमीटर्स बताया जाता है। तो पाकिस्तान को उसका अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए जो करना था वही किया जा रहा था जब यूएस ने उनको सैंक्शन कर दिया। साथ साथ ये कि बहुत से जो यूएस थिंक टैंक्स हैं या यूएस कमेंटेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि अग्नि 5 में ये कैपेबिलिटी है कि वो पोटेंशली अटेम्प्ट कर सकता है पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिसआर्म करने की इन केस ऑफ अ गॉड फॉरसेकन वॉर। तो ये फील करते हुए पाकिस्तान हैज़ टू डेवलप समथिंग, एंड व्हेन अमेरिका इज सैंक्शनिंग पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचती है? जो पाकिस्तान के पास ऑप्शन बचती है उस पर रिसेंटली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, नजम सेठी साहब, उन्होंने अपने टीवी प्रोग्राम के अंदर एक स्टार्टलिंग रेवलेशन की है। उन्होंने ये बताया कि जो रिसेंटली गवादर पोर्ट के लिए डिस्कशन चल रही है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना गवादर पोर्ट पे एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है और वहाँ पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को इंश्योर करना चाहता है, जो कि उनके वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का एक सेंट्रल पार्ट है। वो ये है कि आपने सुना होगा कि ग्वादर के ऊपर चाइना के साथ कुछ लेन देन हो रही है। अगर चाइना को वहाँ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं तो फिर चाइना के पास पावर हो जाती है टू कैरी आउट वेरियस ब्लॉकेड्स इन दैट एरिया। तो अमेरिका नहीं चाहता ये हो, चाइना चाहता है कि आप ग्वादर उनको दे दें। हमने एक कंडीशन लगा दी है चाइना के ऊपर, जहाँ एक कंडीशन नहीं, एक डिस्कशन चल रही है। हमने चाइना को कहा कि आप हमें अगर आप ग्वादर रखते हैं तो आप हमें सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो दे दें। इस डिस्कशन में पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई हमें तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ पैसे नहीं दे रहे और वहाँ से हमें इतनी एड मिल नहीं रही। तो एक तो आपने इकोनॉमिक नीड्स को और मिलिट्री नीड्स को और इक्विपमेंट को हमारे स्टेबलाइज करना है, बट एक और चीज़ अकॉर्डिंग टू नजम सेठी, आई एम नॉट क्लेमिंग, ही क्लेम्ड इट एंड आई एम कोटिंग हिम, और एक और वेबसाइट भी है जिसकी तरफ से ये क्लेम किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू हिम ये कहा गया कि अगर आपको गवादर पोर्ट चाहिए तो हमें इन रिटर्न सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी चाहिए। अब ये हैरान कुन है, बहुत से लोगों ने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान के पास पहले ही सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मौजूद है, तो ऐसा कहना तो वैसे ही इम्पॉसिबल था। वो कंफर्म मैं नहीं कर सकता, आप कर लीजिए कि है या नहीं है। लेकिन सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती क्या है ज़रा ये समझ लीजिए। वो ये होती है कि इन केस ऑफ अ वॉर, अगर आपका दुश्मन या अगर आपका हॉस्टाइल कंट्री या आपका एडवर्सेरियल कंट्री वो पहले आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट करके जो आपके तमाम जौहरी प्रोग्राम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दे, लेट्स से जितनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं उन पर अटैक हो और उनको वो डिस्ट्रॉय कर दे, तो फिर उसके रिज़ल्ट में या तो सबमरीन्स में न्यूक्लियर आर्मामेंट्स मौजूद हों, यानी कि बहरी आबदोज़ों में जो पानी के नीचे से फिर रिस्पॉन्ड करें, सेकंड स्ट्राइक करें, कि अगर ज़मीन के ऊपर तमाम जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो एक ऑप्शन फिर भी बरकरार रहे जो कि सेकंड स्ट्राइक की ऑप्शन है, और वो ऑप्शन रहे सबमरीन्स की फॉर्म में, या फिर जो अंडरग्राउंड सीलोज होते हैं, यानी कि जो लॉन्च साइट्स होती हैं जो बंकर्स में होती हैं, हैविली प्रोटेक्टेड होती हैं अगेंस्ट द न्यूक्लियर अटैक, उसकी कैपेबिलिटी मौजूद हो। तो फिर कोई ऐसा मुल्क जो फर्स्ट स्ट्राइक करके आपके रिएक्ट करने से पहले आपके तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दे, वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा इफ़ यू हैव
द पोटेंशियल ऑफ अ सेकंड स्ट्राइक। और चूंकि बहुत से यूएस थिंक टैंक्स ये कहते हैं कि अग्नि 5 में कैपेसिटी है बिकॉज इट कुड मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड,